अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम उन ड्रग्स को डिस्कस करेंगे जो जीआईटी यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। उन ड्रग्स को हम डिस्कस करेंगे जिसमें जीआईटी के डिफरेंट डिसऑर्डर को ट्रीट किया जाता है। उन ड्रग्स के हम इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, उन ड्रग्स के हम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन को पढ़ेंगे, फार्माकोडायनामिक्स को पढ़ेंगे और इसके अलावा कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जीआईटी के हवाले से ओवरव्यू दूंगा। जीआईटी जो है ओरल कैविटी से शुरू होता है और ओरल कैविटी में दांत और इसके अलावा ज़बान का अहम रोल होता है डाइजेशन में। और इसके साथ साथ स्लाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड जो हैं वो 3 पेयर्स पर मुश्तमिल होते हैं, 3 टैब्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिसमें पैरोटिड ग्लैंड है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड है और सबलिंगुअल ग्लैंड है। ये इन तीनों को हम स्लाइवरी ग्लैंड कहते हैं और इसका बुनियादी काम स्लाइवा की प्रोडक्शन है। उसके बाद फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स कॉमन वे है। फेरिंग्स एसोफेगस के साथ भी कनेक्टेड होता है और लेरिंग्स के साथ भी कनेक्टेड होता है। फेरिंग्स के बाद एसोफेगस आता है। एसोफेगस को हम गज़ाई नाली कहते हैं और एसोफेगस जो है वो मैदे के साथ कनेक्टेड होता है। मैदे के अंदर एंजाइम्स निकलते हैं, एसिड की सिक्रीशन होती है और इसके अलावा डिफरेंट गैसेस बनते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है पेनक्रियास के साथ जुड़ा हुआ होता है। पेनक्रियास में मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स होते हैं जैसे कि अमाइलेज, लाइपेस, ट्राइप्सिन और कीमोट्राइप्सिन, और इसका फंक्शन प्रोटीन और फैट्स की डाइजेशन है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जिजीनम और इलियम, इस तरह इसके 3 बेसिक टाइप्स है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में एसेंडिंग कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन है और डिसेंडिंग कोलोन के साथ सिग्मोइड कोलोन है। और उसके बाद एंड में डाइजेशन जो है रेक्टम पर वाइंड अप हो जाता है। ल्यूमेन ऑफ स्टमक का जो ल्यूमेन है, जो इंटरनल वॉल है, उस इंटरनल वॉल में डिफरेंट सेल पाए जाते हैं और उनका काम भी डिफरेंट होता है। सबसे पहले सेल का नाम है म्यूकस नेक सेल। म्यूकस नेक सेल जो है 2 किस्म के सेल यानी कि 2 किस्म के इससे सब्सटेंस सीक्रेट होते हैं। एक को हम म्यूकस कहते हैं जो कि स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं, और दूसरे को हम बाइकार्बोनेट कहते हैं और बाइकार्बोनेट एसिडिटी और बेसिसिटी को मेंटेन रखता है। सेकेंड सेल जो है वो है पेराइटल सेल। पेराइटल सेल बेसिकली गैस्ट्रिक एसिड यानी कि HCl को प्रोड्यूस करते हैं और इसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर है, कैल्शियम और विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन भी पेराइटल सेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल, इंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल इसे हम ECL भी कहते हैं, इंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल। और ये स्पेशल किस्म के सेल होते हैं। इससे हिस्टामीन्स निकलते हैं और हिस्टामीन्स जो है ये एसिड की स्टिमुलेट करती है, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं और वहाँ से एसिड की प्रोडक्शन होती है। इसके बाद चीफ सेल है। चीफ सेल पेप्सिन प्रोड्यूस करता है, एक एंजाइम है और उस एंजाइम्स का काम प्रोटीन की डाइजेशन होती है। उसके बाद डी सेल है और डी सेल का काम सोमेटोस्टैटिन की प्रोडक्शन होती है और सोमेटोस्टैटिन का अहम काम एसिड को इनहिबिट करना होता है, यानी कि एसिड की जो सिक्रीशन है उसको रोकना डी सेल का अहम रोल है। उसके बाद जी सेल है और जी सेल गेस्ट्रीन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। गेस्ट्रीन एक स्पेशल स्टिमुलेटर है जो कि एसिड को स्टिमुलेट करता है। ये बेसिक सेल होते हैं जो हमारे स्टमक के ल्यूमन में पाए जाते हैं। अब इनमें से कुछ रिसेप्टर्स हैं और वो रिसेप्टर बेसिकली की और लॉक यानी कि ताले और चाबी की तरह उससे एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। उसमें सबसे पहले एसिटाइल कोलिन की हम बात करेंगे। एसिटाइल कोलिन एक स्पेशल स्टिमुलेटर है और इसके लिए एक रिसेप्टर पाया जाता है। एसिटाइल कोलिन का फंक्शन क्या है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। एसिटाइल कोलिन जब तक M3 रिसेप्टर के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक एसिटाइल कोलिन का फंक्शन स्टार्ट नहीं होगा। इसी तरह हिस्टामीन है। हिस्टामीन के भी स्पेसिफिक फंक्शन है। हिस्टामीन जब तक यहाँ पर यानी कि H2 रिसेप्टर, हिस्टामीन H2 रिसेप्टर के साथ नहीं जुड़ेंगे तो उसका फंक्शन भी स्टार्ट नहीं होगा पेराइटल सेल के अंदर। इस तरह गेस्ट्रीन है और गेस्ट्रीन जब तक CCK2 रिसेप्टर के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक गेस्ट्रीन का फंक्शन भी स्टार्ट नहीं होगा। तो कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं कि एसिटाइल कोलिन के फंक्शन को स्टॉप करने के लिए, इनहिबिट को स्टॉप करने के लिए हम उसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। वो मेडिसिन उसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं और उस तरह एसिटाइल कोलिन हो गया, उसका जो फंक्शन होता है
अगर फॉर एग्जांपल उसका फंक्शन गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन है, बंद हो जाएगा। उसका फंक्शन जो है एंजाइम की सिक्रीशन है, बंद हो जाएगा। उसका फंक्शन म्यूकस की सिक्रीशन है, वो सिक्रीशन बंद हो जाएगा। यानी कि जो उसका स्पेसिफिक फंक्शन है उसको इनहिबिट करेगा और उसे हम एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। ओके, ACH जैसे कि आपको इससे पहले फिगर में दिखाया गया कि हम उसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ये फंक्शन ये रहे। एसिटाइलकोलिन स्टिमुलेट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। एसिटाइलकोलिन गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं स्मेल के ज़रिए और इसके अलावा टेस्ट के ज़रिए, एंटीसेप्शन ऑफ फूड के ज़रिए। जब माउथ के अंदर फूड होता है, उस फूड या बाहर फूड मौजूद होते हैं, उसकी स्मेल के ज़रिए, उसकी खुशबू के ज़रिए या फूड के एंटीसेप्शन के ज़रिए हमारा एसिटाइलकोलिन जो है स्टार्ट हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, सीक्रेट हो जाता है और वो एसिटाइलकोलिन हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को स्टार्ट करता है। इसके अलावा एसिटाइलकोलिन एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल से हिस्टामीन को भी प्रोड्यूस करते हैं। जो फंडस पोर्शन ऑफ द स्टमक का जो फंडस हिस्सा है, उस हिस्से में एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल को स्टिमुलेट करते हैं और एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल से हिस्टामीन की प्रोडक्शन होती है। अब हिस्टामीन क्या है, हिस्टामीन को हम डिस्कस करेंगे। हिस्टामीन जो है एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल ECL, ये पेराइटल सेल के अंदर पाए जाते हैं और वहाँ से रिलीज हो जाते हैं और पेराइटल सेल में डिफ्यूज़ हो जाते हैं और ये हिस्टामीन रिसेप्टर को यानी कि एक्टिवेट करते हैं और एसिड की सिक्रीशन को स्टार्ट करते हैं। गेस्ट्रीन, थर्ड वन जो है वो है गेस्ट्रीन। गेस्ट्रीन जो है ये एसिड सिक्रीशन का इंड्यूसर है। एसिड सिक्रीशन को इंड्यूस करता है, स्टार्ट करता है CNS एक्टिवेशन के ज़रिए, डिस्टेंशन ऑफ स्टमक एंड गैस्ट्रिक एसिड कंटेंट स्टिमुलेट गैस्ट्रीन रिलीज। जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है वो गैस्ट्रीन को स्टिमुलेट करता है और गैस्ट्रीन रिलीज हो जाता है। जब गैस्ट्रीन रिलीज हो जाता है तो वो भी एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल ECL को कंपल करेगा, मजबूर करेगा और वो हिस्टामीन को प्रोड्यूस करेगा और हिस्टामीन जब प्रोड्यूस हो जाएगा तो एसिड की सिक्रीशन जो है डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगी। स्टमक 2.5 लीटर गैस्ट्रिक जूस पर डे प्रोड्यूस करता है क्योंकि स्टमक का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ाबी कैफियत का है, एसिडिक का है। और इसकी अगर हम pH की बात करें तो 1.5 से लेकर 3.5 इसकी pH है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है स्टमक का। कॉमन सिम्टम्स डिसऑर्डर्स, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, ये डिसऑर्डर होते हैं जिसको ट्रीट करने के लिए हम मेडिसिन लेते हैं और वो मेडिसिन हमारे इन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं और इस तरह हमारे GIT के ऊपर इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से, उसमें सबसे पहले गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर है, पेप्टिक अल्सर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है जिसे हम बिनाइन ट्यूमर्स भी कहते हैं, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया एंड वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हार्टबर्न। ये सारे कॉमन सिम्टम्स और डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से हम GIT के मेडिसिन को लेते हैं। ड्रग्स इफेक्टिंग GI सिक्रीशन। अब ड्रग्स कौन कौन से हैं जो GI सिक्रीशन को इफेक्ट करते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ड्रग्स दैट इफेक्ट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन एंड आर यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। 5 किस्म के ड्रग्स हैं जो कि हमारे गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को स्टॉप कर देते हैं और वो पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट में काफ़ी बेनिफिशियल है। उसमें सबसे पहले हिस्टामीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या हिस्टामीन रिसेप्टर ब्लॉकर है, सेकंड में एंटी एसिड है, थर्ड में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, फोर्थ में म्यूकोजल प्रोटेक्टेंट है और फिफ्थ में प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स है। सबसे पहले हम हिस्टामीन H2 यानी कि H2 रिसेप्टर ब्लॉकर को डिस्कस करेंगे। These drugs block the release of hydrochloric acid in the stomach in response to gastrin. जब गैस्ट्रीन का रिस्पॉन्स मिलता है तो हिस्टामीन जो है पेराइटल सेल में इंड्यूस हो जाते हैं और एसिड की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ऐसा होने नहीं देते H2 रिसेप्टर ब्लॉकर जो मेडिसिन होते हैं, वो ऐसा होने नहीं देते। जब गैस्ट्रीन का रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाते हैं तो ये मेडिसिन जाके उस रिसेप्टर को, हिस्टामीन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं और की और लॉक का फंक्शन रिसेप्टर और सबस्ट्रेट जो यानी कि रिस्पॉन्स आता है, जो इंड्यूसर आता है और रिसेप्टर के साथ जुड़ता है, उसके फंक्शन को स्टॉप कर देता है और HCl की प्रोडक्शन बंद हो जाती है, प्रिवेंटिंग हिस्टामीन फ्रॉम बाइंडिंग टू इट्स रिसेप्टर इन पेराइटल सेल्स। जो पेराइटल सेल्स में हिस्टामीन का अपना रिसेप्टर्स होता है
उसको जुड़ने से रोक देता है ये मेडिसिन, जिसे हम हिस्टामिन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर भी कहते हैं। सिमिटिडीन, ये भी इसके मेडिसिन है, इसके एग्जांपल्स है। नॉट यूज ऑफन ड्यू टू ड्यूरिंग इंटरेक्शंस, ड्रग इंटरेक्शन, नॉट यूज ऑफन ड्यू टू ड्रग इंटरेक्शंस, ड्रग इंटरेक्शंस की वजह से इसे अक्सर यूज़ नहीं किया जाता। रेनिटिडीन है, 150 to 300 मिलीग्राम में मौजूद हैं, जो कि माउथ के ज़रिए ट्विस्ट डेली 2 गोलियाँ ले सकते हैं, यानी कि सुबह शाम। फेमोटिडीन में 20 to 40 mg है और ये भी दिन में 2 दफ़ा लिया जा सकता है। और इसके अलावा नेज़ेटिडीन जो है 150 से 300 यानी कि 300 mg इसका डोज होता है, स्ट्रेंथ होता है, और ये माउथ के ज़रिए लेते हैं और ये भी ट्विस्ट डेली यानी कि दिन में 2 दफ़ा ले सकते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स, इस ड्रग्स का इफेक्ट क्या है बॉडी के ऊपर? द H2 ब्लॉकर्स आर एंटागोनिस्ट एट द रिसेप्टर इन द पैराइटल सेल ऑफ स्टमक। जो स्टमक के पैराइटल सेल्स होते हैं, H2 ब्लॉकर्स जो दवाई यानी कि जो मेडिसिन हम खाते हैं वो आके हिस्टामीन के अंदर ब्लॉकेज शुरू कर देते हैं। जो हिस्टामीन और हिस्टामीन रिसेप्टर होते हैं जिन्होंने आपस में जुड़ना होते हैं नॉर्मली की एंड लॉक फंक्शन की तरह, यानी कि एक स्पेसिफिक लॉक एक स्पेसिफिक चाबी से ही खुलेगा। हिस्टामीन आके अपने रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा तो HCl की प्रोडक्शन होगी, लेकिन बेसिकली ऐसा होने नहीं देते। ये मेडिसिन जाके हिस्टामीन और हिस्टामीन के रिसेप्टर के दरमियान बैठ जाते हैं और हिस्टामीन के रिसेप्टर को एक दूसरे से जोड़ने नहीं देते और एसिड के सिक्रीशन को ब्लॉक कर देते हैं। बेसिकली जो हिस्टामीन रिसेप्टर होते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं, इस वजह से हम इसे हिस्टामीन यानी कि H2 रिसेप्टर ब्लॉकेज भी कहते हैं। द ब्लॉकेज रिजल्ट टू इनहिबिशन ऑफ द हार्मोन गेस्ट्रिन, इसकी वजह से हार्मोन जो गेस्ट्रिन है वो भी इनहिबिट हो जाता है। देयर विल बी डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड फ्रॉम पैराइटल सेल, जिसकी वजह से बिल्कुल ना होने के बराबर HCl की प्रोडक्शन होगी। आल्सो द चीफ सेल विल सीक्रेट लेस पेप्सिनोजिन, और इसी तरह जो पेप्सिनोजिन एक एंजाइम है चीफ सेल वो भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि पेप्सिनोजिन इनएक्टिव एंजाइम है और जब ये एक्टिव आएगा पेप्सिन की शक्ल में तो इसके लिए HCl की इंड्यूसेस बहुत ज़रूरी है, HCl ही इसको एक्टिव फॉर्म में लाएगा। थेराप्यूटिक यूज़ ऑफ द H2 ब्लॉकर्स, इसके यूजेस क्या है बॉडी के अंदर? शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस का शॉर्ट ट्रीटमेंट में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्टिव ड्यूडिनल अल्सर, बिनाइन गैस्ट्रिक अल्सर, और इसके अलावा हाइपर सिक्रेटरी कंडीशन लाइक ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम्स, इसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ZES, प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस अल्सर एंड एक्यूट GI ब्लीडिंग, जो स्ट्रेस की वजह से स्टमक में अल्सर बनता है उसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है, GI ब्लीडिंग में भी यूज़ किया जा सकता है। और इसके अलावा गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, जिसे हम GERD कहते हैं, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और टेम्पररी हार्टबर्न, मैदे की जलन, सीने की जलन, और इसके अलावा एसिड इंडाइजेशन में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रिकॉशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन, एनी नाउन एलर्जी इज़ अ क्लियर कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू द यूज़ ऑफ एजेंट्स। इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने के बाद स्किन के ऊपर यानी कि जिल्द के ऊपर रेशेस आ जाना, एलर्जी आ जाना, ये एक कॉमन इसकी साइड इफ़ेक्ट में शामिल है। प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, रीनल डिसफंक्शन यानी कि गुर्दों के जो मरीज़ है उनमें उनको एहतियात के साथ लेना चाहिए। हेपेटिक डिसफंक्शन, जो जिगर के मरीज़ है उनमें ये मेडिसिन यानी कि वो मरीज़ ये मेडिसिन एहतियात के साथ और डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। नेज़ेटिडीन कैन बी यूज इन हेपेटिक डिसफंक्शन। वन थिंग मोर, जो नेज़ेटिडीन है ये भी H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है और इसको हेपेटिक डिसफंक्शन, जो हेपेटाइटिस C, B और A के पेशेंट हैं या उनके सीरोसिस हुआ है, फिब्रोसिस ऑफ द लीवर हुआ है, वो पेशेंट जो है इस मेडिसिन यानी कि नेज़ेटिडीन को यूज़ किया जा सकता है हेपेटिक डिसफंक्शन में। GIT में जो इसका एडवर्स इफेक्ट है वो डायरिया और कंस्टिपेशन दोनों हो सकते हैं या एक टाइम पे एक ही हो सकता है। CNS के ऊपर इसका इफेक्ट क्या होगा? डिजीनेस होगी, हेडेक होगा, ड्राउसनेस होगी, गनूदगी, और इसके अलावा हेलुसिनेशन होगा, सर का दर्द होगा, सर में चक्कर आएगा। दिल के ऊपर इसका इफेक्ट एरिदमिया होगा, हाइपोटेंशन होगा रिलेटेड टू H2 रिसेप्टर ब्लॉकेज इन द हार्ट, हार्ट के अंदर H2 रिसेप्टर भी ब्लॉक हो जाता है तो इसकी वजह से हाइपोटेंशन यानी कि लो BP भी हो सकता है। सिमेटिडीन जो है गायनिकोमेस्टिया, और यानी कि गायनिकोमेस्टिया एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है जिसमें मेल के जो ब्रेस्ट है
मेमरी ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में गैनिकोमस्टिसिया भी कॉज कर सकता है। गैनिकोमेस्टिया ये मेडिसिन सिमेटिडिन। नर्सिंग कंसिडरेशन में जो ड्रग्स हैं उसको खाना खाने के दौरान या उससे पहले, रात के वक्त सोने से पहले इस्तेमाल करना चाहिए। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, दिल का निज़ाम है, उसको मॉनिटर करना, हार्ट बीट हो गए, पल्स हो गए, ब्लड प्रेशर हो गया, उसको मॉनिटर करना ज़रूरी है, स्पेशली अगर हम ये आईवी के ज़रिए दें, इंट्रावेनस के ज़रिए अगर हम ये मेडिसिन दें। इसके अलावा एडवाइस कंसल्टेशन फर्स्ट इफ़ ओटीसी ड्रग्स आर टेकन विथ H2 ब्लॉकर्स। अगर कुछ और ओटीसी ड्रग्स है और वो आप H2 ब्लॉकर के साथ ले रहे हो तो अपने डॉक्टर से मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। प्रोवाइड कंफर्ट मेजर्स लाइक हेडेक, असिस्टेंस विथ एम्बुलेशन एंड सेफ्टी मेजर्स बिकॉज ऑफ कन्फ्यूजन। पेशेंट को असिस्ट करना है, पेशेंट की हेल्प करनी है, क्योंकि इस मेडिसिन की वजह से ड्राउसनेस हो सकता है, पेशेंट जो है कंफ्यूज हो सकता है। तो चलने फिरने में पेशेंट की जो असिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोवाइड कंफर्ट मेजर लाइक हेडेक, असिस्टेंस विथ एम्बुलेशन एंड सेफ्टी मेजर्स बिकॉज ऑफ कन्फ्यूजन। वो मरीज़ जो H2 ब्लॉकर लेते हैं वो उनमें कन्फ्यूजन हो सकती है और उसकी वजह से पेशेंट को असिस्ट करना है, चलने फिरने में, वॉकिंग के दौरान पेशेंट को असिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और वो पेशेंट जो सिमेटिडीन को लेते हैं तो उसकी वजह से गनूदगी हो सकती है और उस गनूदगी की वजह से पेशेंट नीम हालत में होता है। तो ऐसे पेशेंट्स जो सिमेटिडीन लेते हैं वो हेवी ड्राइविंग हो गया या हेवी मशीनरी को इस्तेमाल करने से उन्हें परहेज़ करना चाहिए। प्रोवाइड हेल्थ टीचिंग टू द डोज फ्रिक्वेंसी, जो डोज और डोज की फ्रिक्वेंसी है उसके हवाले से पेशेंट को टीचिंग करना, पेशेंट को बताना बहुत ज़रूरी है। एवेलुएट द इफ़ेक्टिवनेस, जो पेशेंट की इफ़ेक्टिवनेस है, सिम्टम से रिलीफ है, अल्सर से रिलीफ है या हार्ट बर्न या इसके अलावा गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, यानी कि पेशेंट का आउटपुट क्या है, पेशेंट उस सिम्टम से रिलीफ उसको मिल रही है या नहीं, जो मेडिसिन है वो इफ़ेक्टिव साबित हो रहे हैं या नहीं, इस चीज़ को एवेलुएट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम एंटासिड को डिस्कस करेंगे। एंटासिड वो ड्रग्स होते हैं जो इनऑर्गेनिक केमिकल पर मुश्तमिल होते हैं और उसको सालों साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका अहम काम एसिड को न्यूट्रलाइज करना है। इसे हम एसिड न्यूट्रलाइज़र भी कहते हैं। ये स्टमक के अंदर एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और उसमें जो ओटीसी ड्रग्स है उसमें से एल्यूमिनियम साल्ट से, एल्यूमिनियम साल्ट को हम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, कैल्शियम साल्ट है जिसे कार्बोनेट भी कहते हैं, मैग्नीशियम साल्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम बाइकार्बोनेट है और इसके अलावा मेगाल्ड्रेट, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम कॉम्बिनेशन, इसे हम मेगाल्ड्रेट कहते हैं। ये वो मेडिसिन है जो ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर्स हम इसे ले सकते हैं, कहीं से भी हम इसे ख़रीद सकते हैं और इसका बुनियादी काम एसिड को न्यूट्रलाइज करना है। फार्माकोडायनेमिक्स, अब इन मेडिसिन जो कि एंटासिड है उस एंटासिड के क्या इफ़ेक्ट होते हैं बॉडी में, तो ये स्टमक के अंदर एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं और एसिडिक पीएच को भी न्यूट्रलाइज करते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन पर इन मेडिसिन का यानी कि एंटासिड का कोई असर नहीं होता। एंटासिड की वजह से रीबाउंड एसिडिक मीडियम भी हो सकता है, यानी कि एसिडिक मीडियम बहुत ज़्यादा बन सकता है और इसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी बन सकता है। न्यूट्रलाइजिंग द स्टमक कंटेंट टू एन अल्कलाइन लेवल स्टिमुलेट गैस्ट्रिन प्रोडक्शन टू कॉज एन इंक्रीज इन एसिडिक प्रोडक्शन एंड रिटर्न द स्टमक टू इट्स नॉर्मल एसिडिक स्टेट। इसकी वजह से यानी कि न्यूट्रलाइजिंग स्टमक कंटेंट्स की वजह से गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं, जो गैस्ट्रिन हार्मोन होते हैं, वो दोबारा स्टिमुलेट हो जाते हैं और उसकी वजह से एसिडिक प्रोडक्शन दोबारा बन सकता है, एसिडिक रिबाउंड मीडियम जो है दोबारा बन सकता है और इसकी वजह से यानी कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो कि एक डिसऑर्डर होता है वो भी बन सकता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंटासिड जो है HCl के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करते हैं और ऐसे रिएक्शन जिसमें एसिड यानी कि न्यूट्रलाइज हो जाता है, साल्ट और वाटर बन जाते हैं, उसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। जिसमें एल्यूमिनियम साल्ट है, एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्रोक्सी यहाँ पे मौजूद है, ये HCl के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा और उसके साथ साथ H2O बनेगा। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट जो कैल्शियम साल्ट कहलाता है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा और कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और उसके साथ साथ वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होगी। प्रिकॉशन ऑफ एंटासिड यूज़, एंटासिड को इस्तेमाल करने में क्या क्या एहतियाती तदाबीर यानी कि अपनाने चाहिए। नाउन एलर्जी इज़ अ क्लियर कॉन्ट्राइंडिकेशन,
यानी कि स्किन रेश, जिल्द के ऊपर रेश आ जाना, जिल्द के ऊपर सुर्ख निशानात आ जाना, ये इसका इंतहाई क्लियर कोट्राइंडिकेशन है। Caution should be instituted if used in electrolyte imbalance, GI obstruction and renal dysfunction. रीनल डिस्फंक्शन और इसके अलावा गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के दौरान एंटासिड को इस्तेमाल करने में काफ़ी एहतियात अपनाना चाहिए और जो कॉशन होते हैं, एहतियाती तदाबीर होते हैं, उसके ऊपर अमल करना चाहिए। सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ रेयरली यूज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन। जो सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें आते हैं उसको इंतहाई कम इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसकी वजह से भी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है। थेराप्यूटिक इंडिकेशन सिस्टम है, यानी कि सिम्टोमेटिक रिलीफ, जिसे हम सिम्टम्स कहते हैं, सिम्टम्स की वजह से जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें रिलीफ आ जाना, सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ अपसेट स्टमक, स्टमक में रिलीफ आ जाना, बर्निंग सेंसेशन हो जाना, उसमें रिलीफ, इस मेडिसन का अहम काम यही होता है। हाइपर एसिडिटी को मेंटेन रखना और हाइपर एसिडिक कंडीशन लाइक पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, एसोफेजाइटिस और हाइटरलार्निया, इसमें एंटासिड का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और हेल्पफुल है। साइड इफ़ेक्ट, जीआईटी के ऊपर रिबाउंड एसिडिटी हो सकती है, एल्कलोसिस भी हो सकता है, कैल्शियम साल्ट जो है उसकी वजह से हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है और इसके अलावा मिल्क एल्कली सिंड्रोम भी हो सकता है। मैग्नीशियम साल्ट अगर इस्तेमाल करेंगे जो कि एंटासिड है, उसकी वजह से डायरिया हो सकता है। एल्यूमिनियम साल्ट इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और इसके अलावा हाइपोफॉस्फेटीमिया भी हो सकता है, ब्लड के अंदर फॉस्फेट की अमाउंट कम हो जाना बाय बाइंडिंग विथ फॉस्फेट इन जीआईटी, क्योंकि ये मेडिसिन अपने साथ फॉस्फेट को बाइंड कर जाते हैं और उसकी वजह से ब्लड के अंदर फॉस्फेट की कमी हो सकती है। फ्लूइड रिटेंशन ड्यू टू हाई सोडियम कंटेंट ऑफ एंटासिड, एंटासिड की वजह से हाइपरटोनिक कंडीशन भी बन सकता है और फ्लूइड रिटेंशन भी हो सकता है क्योंकि इसमें सोडियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। नर्सिंग कंसिडरेशन में पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करना है, एलिविएट देना है पेशेंट को, जो है यानी कि पेशेंट के जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को कम करना है। पेशेंट यानी कि जो डायरिया हो गया या इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायरिया जो है वो कॉन्स्टिपेशन जो है एल्यूमिनियम साल्ट की वजह से हो सकता है और डायरिया जो है वो मैग्नीशियम साल्ट की वजह से हो सकता है। तो इन दोनों में पेशेंट को आराम देना, पेशेंट को रिलैक्स करना, कुछ ऐसे मेडिसिन देना ताकि कॉन्स्टिपेशन और जो डायरिया है उससे ओवरकम हो जाए, पेशेंट नॉर्मल स्टेट पर आ जाए, पेशेंट का जो स्टेट है वो नॉर्मल हो जाए, ये प्रोवाइड करना अहम काम है। इसके अलावा जो साइड इफ़ेक्ट है उसको मॉनिटर करना और जो पेशेंट की इफ़ेक्टिवनेस है उसको मॉनिटर करना, पेशेंट का जो कंफर्ट स्टेटस है उसको मॉनिटर करना और पेशेंट का जो रिस्पॉन्स है इस मेडिसिन के हवाले से वो भी मॉनिटर करना और पेशेंट को हेल्थ टीचिंग करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। एवेल्युएट फॉर इफेक्टिवनेस डिक्रीज सिम्टम ऑफ अल्सर एंड पायरोसिस, पायरोसिस और अल्सर का सिम्टम्स अगर डिक्रीज़ हो गया तो पेशेंट की जो इफेक्टिवनेस है उसको एवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट के जो सिम्टम्स है वो कम हुए हैं कि नहीं, और वो मेडिसन जो हम दे रहे हैं अल्सर को ठीक करने के लिए या पायरोसिस को ठीक करने के लिए वो मेडिसन काम कर रहे हैं या नहीं, ये नर्सिंग कंसिडरेशन में शामिल है। इसके बाद हम प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स को डिस्कस करेंगे। प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl जो ल्यूमेन ऑफ स्टमक से निकलता है उसको सप्रेस करता है, उसकी जो यानी कि फॉर्मेशन होती है, सिक्रीशन होती है, उसको इनहिबिट करना प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स कहलाते हैं। प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स में ओमिप्राजोल है, एसोमिप्राजोल है, लेंसोप्राजोल है और पेंटोप्राजोल है और इसके अलावा रेबीप्राजोल है जिसमें हीलिंग पर्पस में इस्तेमाल किया जाता है। अल्सर हीलिंग में ज़ख़म यानी कि मैदे का जो ज़ख़म होता है उसको ठीक करने में ये मेडिसिन इस्तेमाल किए जाते हैं। 20 to 40 और इवन 30 mg इसकी स्ट्रेंथ में शामिल है। Pharmacodynamics, they act at a specific secretory surface receptor to prevent the final step of acid production and thus decrease the level of acid in the stomach. जो ये मेडिसिन होते हैं वो स्पेशल सिक्रेटरी सरफेस का जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको बाइंड कर देते हैं, उसको उसके ऊपर बाइंड हो जाते हैं और उसकी वजह से इंड्यूस हो जाते हैं, यानी कि जो इंड्यूसर्स होते हैं, एसिड इंड्यूसर्स होते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं। एक्टिव साइट रिसेप्टर के एक्टिव साइट के साथ ब्लॉक हो जाते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं और ब्लॉक करने के बाद जो एसिड की स्टिमुलेशन हो जाती है वो बंद हो जाती है और HCl की प्रोडक्शन नहीं होती।
द पम्प इन द पैराइटल सेल इज HK-ATPase एंजाइम सिस्टम। HK-ATPase एंजाइम सिस्टम होता है सिक्रेटरी सरफेस के ऊपर, जो कि पैराइटल सेल, गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स के ऊपर पाए जाते हैं, और उसको ब्लॉक करने वाले मेडिसिन को हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहते हैं। जब ये मेडिसिन ब्लॉक हो जाते हैं तो बेसिकली HCl की प्रोडक्शन भी ब्लॉक हो जाते हैं। क्लिनिकल यूज ऑफ द PPI, शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव ड्यूडेनल अल्सर। ड्यूडेनल अल्सर, जो ड्यूडेनम में अल्सर होता है, उसके लिए भी हेल्पफुल है। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एरोसिव एसोफेजाइटिस में भी, बिनाइन गैस्ट्रिक अल्सर में। लॉन्ग टर्म में हम इसे जो हीलिंग होता है एरोसिव डिसऑर्डर्स में, या इसके अलावा अल्सर हीलिंग में हम इसे लॉन्ग टर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिकॉशन विद द यूज़ ऑफ PPI, नाउन एलर्जी इज़ अ क्लियर कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉशन इफ़ पेशेंट इज़ प्रेगनेंट। प्रेगनेंसी में प्रिकॉशन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और जो एलर्जी होती है स्किन की एलर्जी, वो इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन में शामिल है। एडवर्स इफेक्ट, CNS में डिजीनेस कॉज करवाता है, हेडेक कॉज करवाता है, एस्थीनिया जिसे हम लॉस ऑफ स्ट्रेंथ कहते हैं, वर्टिगो, चक्कर आना, इंसोमिया, स्लीपलेसनेस, और इसके अलावा एपेथी, लेक ऑफ इंटरेस्ट, ये CNS के ऊपर इस मेडिसिन का इफेक्ट होता है। GIT में डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, ड्राई माउथ हो सकता है, और इसके अलावा जो टंग है उसकी एट्रोपी हो सकती है, कफ भी हो सकता है, स्टफी नोस, और इसके अलावा होरोजनेस यानी कि आवाज़ें आना, आवाज़ें महसूस हो जाना, एपिस्टेक्सिस, नोज से ब्लीडिंग, ये इसके एडवर्स इफेक्ट में शामिल है। नर्सिंग कंसंट्रेशन, नर्सिंग कंसंट्रेशन की बात करें तो इस मेडिसिन को एडमिनिस्टर करना है खाना खाने से पहले, और इंश्योर करना है कि जो डोज है वो ओपन नहीं है, ना ही च्यूएबल फॉर्म में होना चाहिए, ना ही क्रश ड्रग होने चाहिए। सेफ्टी और मेजर प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है अगर CNS में कोई डिसफंक्शन होता है। इसके अलावा डॉक्टर से मशवरा लेना चाहिए अगर सिम्टम ठीक नहीं हुए 4 से 8 हफ्ते बाद भी थेरेपी को स्टार्ट करने, यानी कि थेरेपी जब स्टार्ट हो जाए और 4 से 8 हफ्ते बाद भी सिम्टम्स नॉर्मल नहीं हुए तो अपने डॉक्टर से मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। मॉनिटर फॉर दी साइड इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द कंफर्ट मेजर्स, जो मेजर्स होते हैं मेडिसिन्स की क्या इफ़ेक्टिवनेस है उसको भी मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या है, पेशेंट के मेडिकेशन में क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, और जो हेल्थ टीचिंग है वो भी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। एवेलुएट फॉर इफ़ेक्टिवनेस, डिक्रीज सिम्टम्स ऑफ अल्सर एंड पायरोसिस। यानी कि पेशेंट को इवेलुएट करना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं इस मेडिसिन के साथ साथ वो सिम्टम्स कम हो रहे हैं, अल्सर और पायरोसिस के सिम्टम्स कम हो रहे हैं कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद म्यूकोजल प्रोटेक्टेंट्स है। म्यूकोजल प्रोटेक्टेंट्स जो हैं ये एक किस्म के कोटिंग करते हैं, जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है उस लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने में इसका अहम रोल होता है, इस वजह से इसे म्यूकोजल प्रोटेक्टेंट्स कहते हैं। दीज आर एजेंट्स दैट कोट एनी इंजर्ड एरिया इन द स्टमक टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी फ्रॉम एसिड। क्योंकि अल्सर की वजह से जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है वो म्यूकोजल लाइनिंग जो है ख़राब हो जाती है, उसके अंदर अल्सर हो जाता है, और जब तक एसिड की फॉर्मेशन होती है वो अल्सर लाइनिंग मज़ीद ख़राब होते रहते हैं, और म्यूकोजल प्रोटेक्टेंट बेसिकली उसको मज़ीद ख़राब होने से बचाते हैं। एसिड की वजह से और एंजाइम्स की वजह से वो मज़ीद ख़राब होते हैं। और म्यूकस प्रोटेक्ट, जो म्यूकोजल प्रोटेक्टेंट से ये मेडिसिन जो है एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग क्रिएट करते हैं और उस अल्सर को, उस ज़ख़म को एसिड और एंजाइम से प्रिवेंट करते हैं। दिस इज़ गिवन टू प्रोटेक्ट eroded ulcer sites in the GIT from further damage by acid and digestive enzyme। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो अल्सर होते हैं उस अल्सर को प्रोटेक्ट करते हैं, मज़ीद ख़राब होने से बचाते हैं एसिड की वजह से या पेप्सिन की वजह से। इसमें अल्सानिक इसका एग्जाम्पल है। अल्सानिक जो सुक्रालफेट इसका एग्जाम्पल है। सुक्रालफेट जो है इसका फार्मूला है, अल्सानिक जो है ये इसका जेनरिक नाम है। ये मेडिसिन अल्सर एडहेरेंट कम्प्लेक्स बनाते हैं ड्यूडेनल अल्सर साइट पर, और उसकी वजह से ये जो अल्सर होते हैं, अल्सर के एरिया होते हैं उसको बचाते हैं एसिड से, पेप्सिन से और बाइल से। दिस एक्शन प्रिवेंट फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स इन द एरिया एंड प्रोमोट हीलिंग। जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा के अंदर प्रोटीन्स होते हैं वो मज़ीद डाइजेशन होने से बचाते हैं बाय द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंड बाइल, और इसी तरह ये मेडिसन उस अल्सर को हील करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। क्लिनिकल यूज़ ऑफ सुक्रालफेट। सुक्रालफेट की क्लिनिकल यूजेस क्या है?
शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ ड्यूडेनल अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एनसेड इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की वजह से जो गैस्ट्राइटिस होता है या अल्सर होता है उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल है। प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेस अल्सर, स्ट्रेस अल्सर से भी प्रिवेंट किया जाता है। और इसके अलावा ओरल और एसोफेजियल अल्सर ड्यू टू रेडिएशन और कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन की वजह से जो ओरल यानी कि ओरल अल्सर बनता है, पैचेस बनते हैं, चालें बनती हैं मुंह के, उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल है। दिस एजेंट शुड नॉट बी गिवन टू एनी पर्सन विथ नॉन एलर्जी to the drug and to those patient with renal failure. Dialysis because of buildup of aluminium may occur if used with एल्यूमिनियम कोटिंग प्रोडक्ट। अगर हम इसे एल्यूमिनियम कोटिंग प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर एल्यूमिनियम बिल्ड हो सकता है, और इस तरह एल्यूमिनियम अगर बिल्ड हो गया तो उसका गुर्दों के ऊपर इफेक्ट हो सकता है, लीवर के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। और उसके साथ साथ ऐसे मरीज़ को इस्तेमाल नहीं करने चाहिए अगर इस मेडिसिन से यानी कि जो सक्राल फैट है उसकी वजह से उस पेशेंट को कभी भी एलर्जी हो चुकी हो, स्किन रैशेज़ हो चुके हो। इसके अलावा रीनल फेलियर और डायलिसिस के पेशेंट को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट, जीआईटी के ऊपर कंस्टिपेशन होता है, डायरिया, नोजिया एंड डाइजेशन, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, ड्राई माउथ, और सीएनएस के ऊपर डिजीनेस, और इसके अलावा ड्राउसनेस, वर्टिगो, और इसके अलावा स्किन रैशेस और बैक पेन, ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट में शामिल है। ड्रग इंटरेक्शन इफ़ यूज विथ एल्यूमिनियम साल्ट, अगर एल्यूमिनियम साल्ट के साथ हम इसे इस्तेमाल करें तो उसकी वजह से हाई एक्यूमुलेशन ऑफ एल्यूमिनियम जो है ज़्यादा जम हो जाएगा बॉडी में, और उसकी वजह से टॉक्सिसिटी होगी। अगर हम इसे एल्यूमिनियम साल्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से बॉडी में हाई एल्यूमिनियम साल्ट जो है वो जमा हो जाएगा और उसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है। अगर फेनिटोइन और इसके अलावा फ्लोरोक्विनोलिन्स के साथ इस्तेमाल करेंगे या इसके अलावा पेंसिलामीन के साथ हम इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से जो सुक्राल फेट है उसका असर कम हो जाएगा। नर्सिंग कंसिडरेशन में ये जो मेडिसिन है खाने से पहले यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सेफ्टी मेजर, अगर सीएनएस में कुछ डिसफंक्शन हो गया तो सेफ्टी मेजर प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर के साथ मशवरा करना है अगर 4 से 8 हफ्ते के दौरान फिर भी सिम्टम्स कम नहीं हुए। मॉनिटर फॉर द साइड इफेक्ट लाइक कंस्टिपेशन एंड जीआई अपसेट, जीआई अपसेट और कंस्टिपेशन से ओवरकम होने के लिए एहतियाती तदाबीर और उस चीज़ों को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। एनकरेज हाई फाइबर डाइट, इंक्रीज फ्लूइड इंटेक को इंक्रीज़ करना और हाई फाइबर इंटेक को इनकरेज करना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एडमिनिस्टर एंटासिड बिटवीन डोज ऑफ सक्राल फेट के डोज के दरमियान एंटासिड को एडमिनिस्टर करना बहुत ज़रूरी है। Monitor for the side effectiveness of the comfort measures, patient response to the medication and effectiveness of health teaching. Provide health teaching as to drug dosage and frequency. पेशेंट को मेडिसिन के बारे में हेल्थ टीचिंग प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को मेडिसिन की जो इफ़ेक्टिवनेस है कि मेडिसिन हेल्पफुल है कि नहीं, मेडिसिन का असर जो है वो ठीक है कि नहीं, और उस मेडिसिन की वजह से जो प्रॉब्लम है, जो अल्सर है, उस अल्सर के सिम्टम्स में कमी आ रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें नर्सिंग कंसल्टेशन में शामिल हैं। इसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग जो है ये जो गेस्ट्रिन की सिक्रीशन है उसको इनहिबिट कर देता है। These are agents that inhibit the secretion of gastrin and increase the secretion of mucus lining of the stomach by mucus neck cell. ये mucus neck cell को यानी कि इंड्यूस करते हैं, mucus neck cell को जो है यानी कि उसके फंक्शन को इनिशिएट करते हैं, और इसके अलावा जो गैस्ट्रिन की सिक्रीशन है उसको इनहिबिट कर देते हैं, और उसकी वजह से जब म्यूकस नेक सेल जो है इनिशिएट हो जाते हैं तो उसकी वजह से म्यूकस की प्रोडक्शन होती है, म्यूकस की सिक्रीशन होती है, और उसकी वजह से म्यूकस लाइनिंग जो है बन जाते हैं। एक्टिव इनहिबिटरी प्रोटीन्स दैट ब्लॉक हिस्टामिन एक्टिवेशन, ये एक्टिव इनहिबिटरी प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं जो कि हिस्टामिन के एक्टिवेशन को ब्लॉक कर देते हैं। मीजोप्रोस्टोल इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। मीजोप्रोस्टोल की फार्माकोडायनेमिक्स पढ़ें तो बीइंग अ प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग इट इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन टू सम डिग्री, इट इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन इन दी स्टमक लाइनिंग। स्टमक लाइनिंग के अंदर इसका अहम काम गेस्ट यानी कि म्यूकस सिक्रीशन अहम फंक्शन है इसका, और इसके साथ साथ गैस्ट्रिक एसिड को भी ये स्टॉप कर देता है, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को भी स्टॉप कर देता है। क्लिनिकल यूज ऑफ मीजोप्रोस्टोल,
नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स इंड्यूस गैस्ट्रिक अल्सर, यानी कि जो नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की वजह से अल्सर बना होता है उसमें भी हेल्पफुल है, और इसके अलावा गैस्ट्रिक अल्सर को इंड्यूस कर देता है, ड्यूडेनल अल्सर में भी काफ़ी हेल्पफुल है, और इसके अलावा H2 एंटागोनिस्ट के तौर पे भी ये काम करते हैं। और वो यानी कि H2 रिसेप्टर्स जो अनरिस्पॉन्सिव होते हैं अल्सर में, अगर हमने H2 रिसेप्टर ब्लॉकर को इस्तेमाल किया गया है और उसके बावजूद भी अल्सर से ओवरकम नहीं हुआ है, अल्सर ठीक नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में भी हम ये मिज़ोप्रोस्टोल यानी कि जो प्रोस्टाग्लैंडीन एनालॉग है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिकॉशंस, ये मेडिसिन जो है ये मेडिसिन एबॉर्शन कर सकते हैं, और ऐसे ख़वातीन जो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना उनके लिए ज़रूरी हो तो उन्हें प्रेगनेंसी टेस्ट करना ज़रूरी है। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है तो उस सूरत में इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तो उस सूरत में ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वजह से एबॉर्शन हो सकता है। एडवर्स इफेक्ट, GIT के ऊपर नोजिया कर सकता है, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, फ्लैटुलेंस, वोमिटिंग, डिस्पेप्सिया, ये GIT के ऊपर इसके एडवर्स इफेक्ट है। इसके अलावा जीनाइटो यूरिनरी ट्रैक के ऊपर मिसकैरेज है, एक्सेसिव यूट्राइन क्रैम्पिंग है, जो यूट्राइन क्रैम्पिंग है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, और इसके अलावा हाइपरमिनोरिया यानी कि एक्सेस ब्लीडिंग फॉर्मेशन भी हो सकती है वेजाइना से, और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को भी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है उसको भी क्रिएट कर सकते हैं ये मेडिसिन। नर्सिंग कंसिडरेशन, एडमिनिस्टर विथ मेल एट बेड टाइम पे खाना खाने के दौरान या खाना खाने के साथ ही इसको उससे पहले भी एडमिनिस्टर करना ज़रूरी है। ऑब्टेन प्रेगनेंसी टेस्ट विद इन 2 वीक्स ऑफ बिगिनिंग थेरेपी को शुरू करने से पहले 2 वीक की प्रेगनेंसी टेस्ट बहुत ज़रूरी है। Begin the therapy on second or third day of the menstrual period. menstrual period के second और third day में इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना ज़रूरी है, यानी कि कोई नुकसान नहीं है। Provide patient with both written and verbal information regarding to associate with risk of pregnancy. प्रेगनेंसी के जो रिस्क है, मिस कैरेज हो सकता है, उसके बारे में पेशेंट को रिटर्न में भी बताना ज़रूरी है और वर्बली बताना भी ज़रूरी है। प्रोवाइड हेल्थ टीचिंग टू ड्रग डोजेज एंड फ्रिक्वेंसी, जो डोजेज है मेडिसिन को किस तरह इस्तेमाल करना है, मेडिसिन के कितने स्ट्रेंथ लेनी चाहिए, और मेडिसिन के बाद क्या क्या हो सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस क्या क्या है, वो चीज़ें पेशेंट को प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। मॉनिटर पेशेंट रिस्पॉन्स टू ड्रग, जो पेशेंट का रिस्पॉन्स होता है ड्रग के साथ वो भी मॉनिटर करना ज़रूरी है कि आया पेशेंट का जो रिस्पॉन्स है, पेशेंट के सिम्टम्स है वो कम हो रहे हैं कि नहीं। इसके बाद हम लैक्सेटिव्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली लैक्सेटिव्स जो हैं वो कोलोन की जो कंटेंट है, कोलोन की कंटेंट को इंक्रीज़ कर देते हैं। कंस्टिपेशन में हम इसे इस्तेमाल करते हैं, और ये कब्ज़ कुशाबी इसे हम कहते हैं, कब्ज़ को भी जो है ये तोड़ देते हैं। इसमें 3 बेसिक टाइप्स हैं। सबसे पहले केमिकल स्टिमुलेंट्स है, और केमिकल स्टिमुलेंट्स क्या है, ये इरिटेंट्स, इसे हम इरिटेंट्स भी कहते हैं। मैकेनिकल स्टिमुलेंट में हाइपर ऑस्मोटिक एजेंट्स एंड सेलाइन कैथेरेट्स, इसमें ये 2 चीज़ें शामिल है। मैकेनिकल स्टिमुलेंट में हाइपर ऑस्मोटिक एजेंट और सेलाइन, ये दोनों शामिल है। लुब्रिकेंट्स एंड स्टूल सॉफ्टनर, तीसरे में लुब्रिकेंट्स और स्टूल सॉफ्टनर, यानी कि जो पखाने को सॉफ्ट करने वाले, नरम करने वाले मेडिसिन है उसे हम लुब्रिकेंट, वो थर्ड पर है, लुब्रिकेंट एंड स्टूल सॉफ्टनर उसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले केमिकल स्टिमुलेंट्स को हम डिस्कस करेंगे, और इसमें प्रोटोटाइप में बीज़ाकोडिल शामिल है। बीज़ाकोडिल्स ये क्या करते हैं कि ये जो नर्व होता है GIT के साथ जुड़ा होता है उसको स्टिमुलेट करता है, और इसे हम इरिटेंट लैक्सेटिव्स भी कहते हैं। सेकेंड मैकेनिकल स्टिमुलेंट है, इसकी वजह से बल्क की फॉर्मेशन होती है, और इसमें इसका एग्जांपल लेक्टुलस है। और लेक्टुलस क्या करते हैं, लेक्टुलस जो बल्क कंटेंट होते हैं फीकल मटेरियल का उसको यानी कि इंक्रीज़ कर देते हैं, और उसकी वजह से जो रिफ्लक्स होता है वो बढ़ जाता है और पखाना पास हो जाता है। लुब्रिकेंट में लुब्रिकेंट जैसे कि मिनरल ऑयल हो गए, और इसके अलावा डुकोसेट्स हो गए। डुकोसेट्स ये भी क्या करते हैं, ये भी लुब्रिकेंट होते हैं, इंटेस्टाइन की जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और जो कॉन्स्टिपेशन होते हैं उसको ब्रेक कर देते हैं। तो 3 टाइप से केमिकल स्टिमुलेंट है, मैकेनिकल स्टिमुलेंट्स है, और थर्ड में लुब्रिकेंट्स है।
थेरापेटिक इंडिकेशन ऑफ लेक्सेटिव्स, शॉर्ट टर्म रिलीफ ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कंस्टिपेशन से रिलीफ शॉर्ट टर्म के लिए उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेनिंग कंडीशन लाइक जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं, मायोकार्डिक इन्फ्रैक्शन हो गए पोस्टमार्टम, और इसके अलावा पोस्ट ऑपरेशन में कोई पोस्ट ऑपरेटिव के जो पेशेंट होते हैं, और इसके अलावा जो डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन हो गए, रिमूवल ऑफ पॉइजन और टॉक्सिन्स हो गए, ये इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उसमें यानी कि उनको जो है स्ट्रेनिंग से परहेज़ करना चाहिए। तो स्ट्रेनिंग कंस्टिपेशन पर ही पड़ता है, कंस्टिपेशन के दौरान ही स्ट्रेनिंग पड़ता है, आंचलों के ऊपर जोर पड़ता है। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, उस चीज़ से ओवरकम होने के लिए हम लेक्सेटिव मेडिसिन देते हैं। इस तरह अगर कोई भी पॉइजनस चीज़ चला गया है बॉडी के अंदर तो उसको रिमूव करने में भी हम ये मेडिसिन देते हैं। जहरीला चीज़ चला गया, कोई केमिकल चला गया, और इसके अलावा कोई टॉक्सिक चीज़ चला गया, उसको भी रिमूव करने में हम लेक्सेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन, अपेंडिसाइटिस इससे हो सकता है, डायवर्टिकुलाइटिस हो सकता है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से, इस मेडिसिन की वजह से इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर यानी कि उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो बढ़ जाती है, और इसकी वजह से आंचलों के ऊपर जोर भी पड़ता है। केमिकल स्टिमुलेंट्स कैथरेटिक्स, केमिकल स्टिमुलेंट्स कैथरेटिक्स में क्या क्या शामिल है? तो उसमें बेसिकली ये क्या करते हैं कि ये म्यूकोजल नर्व को जो है स्टिमुलेट करते हैं कोलोन में, और उसमें प्रोटोटाइप में बेज़ोकोडेल्स शामिल है, और इसे हम एरिटेंट लैक्सेटिव्स भी कहते हैं। कस्टर ऑयल है, सीना है, और इसके अलावा सेग्रेडा है, फिनोफ्थालीन है, ये सारे इसके केमिकल स्टिमुलेंट कैथरेटिक्स में शामिल है। फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स क्या इफेक्ट है इस मेडिसिन का? दिस एजेंट्स डायरेक्टली स्टिमुलेट द नर्व ब्रांचिंग नेटवर्क इन द इंटेस्टाइन वॉल। बेसिकली ये मेडिसिन जो है इंटेस्टाइन के ऊपर जो नर्व होते हैं उसको स्टिमुलेट कर देते हैं। द रिजल्ट इंक्रीज मूवमेंट और मोर्टैलिटी ऑफ द कोलोन, और इसकी वजह से जो कोलोन होता है उसकी मोर्टैलिटी बढ़ जाती है। मैकेनिकल स्टिमुलेंट कैथरेटिक्स, मैकेनिकल स्टिमुलेंट्स कैथरेटिक्स में प्रोटोटाइप में लेक्टुलस शामिल है, जिसे हम कॉमनली डुपालिक कहते हैं, और इस वजह से बल्क फॉर्मेशन होती है। मैग्नीशियम हो गया, इसमें सिट्रेट बन जाती है, या मैग्नीशियम सिट्रेट हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। ये बेसिकली क्या करते हैं? ये बेसिकली सेलाइन कैथरेटिक्स पर मुश्तमिल होते हैं। इसके अंदर सोडियम की मकदार बढ़ जाती है, और इसमें पेसिलियम हस्क हो गया, और इसके अलावा पॉलीकार्बोफिल ये इसके एग्जाम्पल में शामिल है। बेसिकली ये भी जीआई के मोर्टैलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, और इसकी वजह से जो कोलोन मटेरियल होता है वो कोलोन मटेरियल जो है उसके अंदर फ्लूइड्स की अमाउंट जो है बढ़ जाती है, और इसके अलावा जो रिसेप्टर होते हैं, स्ट्रेचिंग रिसेप्टर होते हैं इंटेस्टाइन के ऊपर, उसको भी ये यानी कि स्टार्ट कर देते हैं, उसके फंक्शन को बढ़ा देते हैं। और इसके अलावा जो डिफेक्शन रिफ्लेक्स होता है ब्रेन की तरफ से, स्पाइनल की जो रिफ्लेक्ट होते हैं जिसे हम न्यूरो रिफ्लेक्स कहते हैं, उसको भी जो है एक्टिवेट कर देते हैं, और इसकी वजह से पखाना आराम से पास हो जाता है। लुब्रिकेंट स्टूल सॉफ्टनर, लुब्रिकेंट स्टूल सॉफ्टनर बेसिकली इसमें ग्लाइसरीन है और मिनरल ऑयल है। इसका इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली ये फेट और वाटर का मिक्सचर बनाते हैं, और उसकी वजह से जो स्टूल होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। स्लीपरी कोट बनाते हैं कोलोन के ऊपर, और स्लीपरी कोट की वजह से पखाना आराम से पास होता है। कॉमन साइड इफेक्ट, डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग हो सकती है, नोजिया हो सकता है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। इसके अलावा सिंपैथेटिक रिएक्शन हो सकता है, स्वीटिंग हो गया, पाल्पिटेशंस हो गए, और इसके अलावा फ्लशिंग, फैंटिंग, कैथरेटिक जो है कैथरेटिक डिपेंडेंस ये भी हो सकता है। ये सारे इसके कॉमन साइड इफेक्ट में शामिल हैं। इसके बाद एंटी डायरियल को हम डिस्कस करेंगे। दीज आर द एजेंट्स यूज टू कम द इरिटेशंस ऑफ GIT फॉर द सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ डायरिया। जनरल क्लासिफिकेशन, बेसिकली ये एंटी डायरियल, जो डायरिया होता है, हेज़ा होता है, लॉस मोशन, वाटरी मोशन होता है इंटेस्टाइन का, उसको रोकने में काफ़ी हेल्पफुल है। बेसिकली इसकी क्लासिफिकेशन में एंटी मोर्टैलिटी एजेंट शामिल है, एब्जॉर्बेंट शामिल है, और प्रोबायोटिक शामिल है। एंटी मोर्टैलिटी में इसका काम ये होता है कि जो इंटेस्टाइन की मोर्टैलिटी होती है उसको डिक्रीज़ कर देते हैं, मोर्टैलिटी कम कर देते हैं। एब्जॉर्बेंट में ये होता है कि वो हर एक चीज़ को जज़ब कर देते हैं, वाटर को भी जज़ब कर देते हैं, मिनरल्स को भी जज़ब कर देते हैं, तो स्टूल हार्ड हो जाता है। बेसिकली इसमें ओपोइड डेरिवेटिव्स को हम पहले पढ़ेंगे। ओपोइड डेरिवेटिव्स बेसिकली वो डेरिवेटिव्स होते हैं
जो म्यू रिसेप्टर के साथ जुड़ जाते हैं एंटेरिक नर्व के ऊपर, जो एपिथेलियम और सेल के ऊपर पाए जाते हैं या एपिथेलियम मसल्स के ऊपर पाए जाते हैं। जब ये म्यू रिसेप्टर के ऊपर ऑपोइड ड्रग डेरिवेटिव्स जुड़ जाते हैं तो उसकी वजह से जीआई मोटेलिटी कम हो जाती है और इसके बाद वाटर की जो इंटेस्टाइन के अंदर जो वेस्ट होता है उससे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है और इसकी वजह से पखाना हार्ड हो जाता है। इसके बाद जो है डायफिनोक्सिलेट जो है बेसिकली इसे हम लोमोटिल कहते हैं और लोमोटिल जो है 5 mg इसके एग्जाम्पल में शामिल है। माउथ के ज़रिए ले सकते हैं 4 टाइम, दिन में 4 टाइम ले सकते हैं। इसके बाद लोप्रामाइड एमोडियम भी हम ले सकते हैं और 4 mg बाय माउथ फर्स्ट, माउथ के ज़रिए 4 mg हम ले सकते हैं। 2 mg जो है माउथ के ज़रिए लूज स्टूल यानी कि दिन में 2 mg भी हम ले सकते हैं और इस तरह मैक्सिमम 16 mg यानी कि 16 mg हम दिन में आराम से ले सकते हैं। 4 mg के हिसाब से 3 टाइम भी हम ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है एब्जॉर्बेंट्स है। एब्जॉर्बेंट्स ये भी एंटी डायरियल का सेकंड कैटेगरी है। एब्जॉर्बेंट्स जो है ये नॉन सेलेक्टिव एब्जॉर्ब इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स, इंटेस्टाइन के अंदर जो भी फ्लूइड होगा उसको सिलेक्शन के बगैर एब्जॉर्ब करेगा और उसकी वजह से जो बोल की यानी कि जो इंटेस्टाइन के अंदर पखाना होगा उसको हार्ड करेगा और हार्ड करने के बाद जो स्टूल की टेक्सचर होगी और विस्कोसिटी होगी उसको रेगुलेट करेगा और जो बैक्टीरियल टॉक्सिन होंगे उसके साथ बाइंड हो जाएंगे और बाइल साल्ट के साथ भी बाइंड हो जाएंगे। इसके एग्जाम्पल में कोपिसिटेट इसके एग्जाम्पल में शामिल है। 30 mg से 120 mg पर ml ये सिरप शामिल है और उसकी वजह से जो लूज स्टूल होंगे वो प्रिवेंट हो सकते हैं। कैन बाइंड अदर मेडिकेशन, मस्ट स्पेस आउट फ्रॉम अदर बाय 2 to 3 hours। दूसरे मेडिसिन के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि दूसरे मेडिसिन के साथ भी बाइंड हो सकते हैं। बिस्मथ सेलिसाइलेट जो है ये नेक्स्ट ड्रग है और इसे एंटी सेक्रेटरी, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट मेडिसिन भी कहते हैं। यूज फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेवलर्स डायरिया। ट्रेवलर्स की वजह से जो डायरिया होता है या नॉर्मल डायरिया होता है उसको भी प्रिवेंट करने में, उसको भी ट्रीट करने में बिस्मथ सेलिसाइलेट का अहम रोल होता है। पिप्टोबिस्मल इसकी एग्जाम्पल में शामिल है। 30 ml या 2 टैबलेट्स भी हम खा सकते हैं। सिरप की फॉर्म में भी होता है, टैबलेट की फॉर्म में भी होता है। एवरी हॉर इज़ नीडेड, हर घंटे बाद हम इसे नीड की बुनियाद पर ले सकते हैं और इवन के हम इसको दिन में 8 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेसिव यूज़ कैन लीड टू सेलिसाइलेट पॉइजनिंग। अगर हम इसको बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से पॉइजनिंग होगी और वो पॉइजनिंग सेलिसाइलेट की हाई एकोमोडेशन की वजह से होगी क्योंकि सेलिसाइलेट जो है वो बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोबायोटिक्स को हम गुड गट बैक्टीरिया भी कहते हैं। हम ऐसे बैक्टीरिया को जो हमारे बॉडी में नॉर्मल फ्लोरा के तौर पे काम करते हैं मेडिसिन की शक्ल में लेते हैं और वो फिर हमारे बॉडी में जो ख़तरनाक बैक्टीरिया होते हैं उसको किल करते हैं। रिप्लेस नॉर्मल सीलोमिक माइक्रोफ्लोरा, ये जो नॉर्मल सीलोमिक फ्लोरा होते हैं उसको रिप्लेस कर देते हैं। अगर नॉर्मल फ्लोरा हमारी बॉडी से लॉस हो गया है किसी भी वजह से, जे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो ये मेडिसिन उसको दोबारा रिप्लेस कर देते हैं और उसकी वजह से जो इंटेस्टाइनल फंक्शन होता है वो दोबारा नॉर्मल हो जाता है और जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है उस पैथोजेनिक बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ एक्शन में अहम रोल प्ले करते हैं। उस पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करने में प्रोबायोटिक्स का अहम रोल होता है। इसके एग्जाम्पल में लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जिसे हम लेस्टिनिक्स भी कहते हैं, 2 टैबलेट और 1 पैकेट ऑफ ग्रेन्यूल्स, साशे की शक्ल में 1 ग्रेन्यूल्स ले सकते हैं या 2 टैबलेट्स भी ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में 200 से 400 ग्राम्स लैक्टोज हम ले सकते हैं, दूध। इसके अलावा स्पेशल लैक्टोबैसिलस कंटेनिंग योगर्ट्स, दही भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस मौजूद होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एंटी डायरल यूज़, एंटी डायरल यूज़ की कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? पॉइजनिंग हो सकती है, ड्रग एलर्जी हो सकता है, जीआई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, एक्यूट एब्डोमिनल कंडीशंस भी बन सकते हैं। साइड इफेक्ट कंस्टिपेशन, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड डिस्कम्फर्ट, ये सारी चीज़ें एंटी डायरियल से हो सकती है। इसके बाद हम एमेटिक एंड एंटी एमेटिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एमेटिक्स को पढ़ेंगे। एमेटिक्स वो दवाई होती है, वो मेडिसिन होती है जिसकी वजह से वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है और इसमें एपिकेक जो है
ये स्पेशल किस्म के मेडिसिन होते हैं। एपिकेक बेसिकली, एपिकेक क्या करते हैं कि ये जो हमारे स्फिंक्टर मसल्स होते हैं उसको स्टिमुलेट कर देते हैं और उसकी वजह से वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। और इसका अहम काम ये होता है कि कोई पॉइजनस चीज़ें खाई है, कोई जहरीला चीज़ें खाई है, उसको दोबारा रिफ्लक्स के ज़रिए, एंटी पेरिस्टालसिस के ज़रिए दोबारा मुंह के ज़रिए वापस ज़ाय किया जाए ताकि बॉडी हार्मफुल कंडीशन से बच जाए। अहम रोल इसका ये होता है एपिकेक। इसके बाद एंटी एमेटिक्स में फिनोथाइजीनिन ये एंटी एमेटिक्स है, यानी कि वोमिटिंग को रोकने वाले मेडिसिन से। नॉन फिनोथाइजीनिन से इसके अलावा एंटी हिस्टामीन्स भी है, सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर भी है और मिसेलिनियस, ये सारे इसके एग्जांपल्स में शामिल है एंटी एमेटिक्स में। एमेटिक्स में प्रोटोटाइप में आईपेक सिरप है एपिकेक सिरप से। इसका फार्माकोडायनामिक्स, जो एपिकेक सिरप से ये जीआई म्यूकोजा को इरिटेट कर देता है लोकली और इसके नतीजे में जो वोमिटिंग सेंटर होता है मेडुला वो स्टार्ट हो जाता है और उसके नतीजे में जो वोमिटिंग होती है वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। इट एक्ट्स विद इन 20 मिनट्स, ये 20 मिनट में अपना काम शुरू कर देता है। क्लिनिकल यूज़ ऑफ एपिकेक, एपिकेक में इसका इस्तेमाल क्या है? बेसिकली ये वोमिटिंग इंड्यूस करते हैं। ओवरडोज की वजह से कोई मेडिसिन ओवरडोज, कोई ड्रग हमने ओवरडोज लिया हो या पॉइजनिंग हो चुकी हो, उसको ओवरकम होने के लिए वोमिटिंग बहुत ज़रूरी है। काउंटर इंडिकेशन, इंजेक्शन ऑफ कोरोसिव केमिकल, जो केमिकल की इंजेक्शन हो गया या इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया या अनकॉन्शियस वगैरह कोई ख़तरनाक चीज़ हो गया, तो उसमें ये हेल्पफुल नहीं है। उसको वापस वोमिटिंग की फॉर्म में बॉडी से रिमूव करने में इसका अहम रोल नहीं होता। साइड इफ़ेक्ट ऑफ एपिकेक, एपिकेक की साइड इफ़ेक्ट क्या है? नोजिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, जीआई अपसेट हो सकता है, सीएनएस में डिप्रेशन कॉज कर सकता है और इसके अलावा कार्डियोटॉक्सिसिटी हो सकती है अगर लार्ज अमाउंट में एब्जॉर्ब हो गए। इसके बाद एंटी एमेटिक्स, एंटी एमेटिक्स बेसिकली एमेटिक्स के एक्शन के ख़िलाफ़ है। एंटी एमेटिक्स क्या करेंगे? वोमिटिंग को रोकेंगे। दीज आर द एजेंट्स यूज टू मैनेज नोजिया एंड वोमिटिंग, ये नोजिया और वोमिटिंग को मैनेज करेंगे। दे एक्ट आइदर लोकली और सेंट्रली, ये लोकली और सेंट्रली एक स्पेसिफिक पॉइंट पर भी और पूरे बॉडी के ऊपर भी इसका असर हो सकता है। एंटी एमेटिक्स में फिनोथाइजीन्स है। फिनोथाइजीन्स क्या करेंगे कि ये जो सेंटर होता है मेडुला को उसको ब्लॉक करेंगे और उसके नतीजे में वोमिटिंग नहीं होगी। नॉन फिनोथाइजीन्स क्या करेंगे? जो मेडुला और नर्व का रिस्पॉन्स होगा उसको कम करेंगे। इस तरह एंटी हिस्टामीन्स हो गए, एंटी हिस्टामीन्स क्या करेंगे? जो इम्पल्सेस होते हैं मेडुला की तरफ से उसको ब्लॉक करेंगे। इस तरह सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, बेसिकली ये जो रिसेप्टर्स होते हैं सेरोटोनिन उसको ब्लॉक करेंगे। मिसेलिनियस क्या करेंगे कि वो ब्रेन के ऊपर इफ़ेक्ट करेंगे, ब्रेन के ऊपर अमल करेंगे और उसके नतीजे में या तो ये मेडुला के ऊपर इफ़ेक्ट करेंगे या कॉर्टेक्स के ऊपर इफ़ेक्ट करेंगे और इसी तरह जो यानी कि वोमिटिंग, नोज़ और वोमिटिंग होगा वो नहीं होगा, वो सिचुएशन ओवरकम हो जाएगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन, सीवियर सीएनएस डिप्रेशन हो सकता है, सीवियर लीवर डिस्फंक्शन इस मेडिसिन से हो सकते हैं, फोटोसेंसिटिविटी हो सकती है, डिजीनेस, वीकनेस, ड्राउसनेस, डिहाइड्रेशन और इसके अलावा बॉडी के अंदर बहुत सारे ड्राई माउथ हो गया, नेज़ल कंजेशन हो गया, यूरिनरी रिटेंशन हो गए, ये सारे एमेटिक मेडिसिन के वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एंटी एमेटिक मेडिसिन के ये वो साइड इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से एमेटिक जो फंक्शन होता है यानी कि उल्टियाँ वगैरह, नोज़िया वगैरह, उसको ब्लॉक करने वाली ये वो मेडिसिन है जिससे ये इफ़ेक्ट हो सकता है, एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं, फोटो सेंसिटिविटी, डिहाइड्रेशन और इसके अलावा ड्राई माउथ, नेज़ल कंजेशन, यूरिनरी रिटेंशन, ये इसकी वजह से हो सकते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये इंतहाई कॉम्प्लेक्स लेक्चर था, इसमें आप इस लेक्चर को हाईलाइट करें, अहम बुनियादी चीज़ें हाईलाइट करें, आपके टॉपिक के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।